कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। दीपावली आप लोगों को सभी को शुभकामनाएं। दीपावली का सीज़न है और मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो क्लासेस चल रही हैं, यानी 4 क्लासेस मैंने आपका कहा था कि दूंगा। एक इतिहास की, एक आपकी कौन सी पॉलिटी दो, एक भूगोल और एक इकोनॉमी। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि सर इसमें कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सर इसमें ये बता रहे हैं कि एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है, और अगर आपकी किस्मत सही रही, किस्मत भी कहो या जो भी है, अगर ठीक ठाक रहा दिन, अगर लगा कि यार आज हमारा दिन है, तो मान के चलिए इसी से आपके जीएस वाले क्वेश्चन आएंगे। इतना भी आपको पढ़ के अगर आप चले जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। दूसरी बात, ये मत सोचना कि इसके लिए कौन से सोर्सेज को हम अपनाएं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको आप बहुत डेप्थ में पढ़ के जाइए, क्योंकि समय कम है। अब 2-2.5 महीने का समय है। 2.5 महीने में तो मान के चलिए कि कम से कम आपको 10 बार लूसेंट ऑब्जेक्टिव रिवाइज करनी होगी। मिनिमम 10 बार लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जो है रिवाइज करनी हुई, या आपके घटना चक्र। तो क्योंकि एग्जामिनेशन से जस्ट पहले रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण हथियार होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको बच्चों को एक्स्ट्रा नहीं करना, आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे आप पढ़ते हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव लूसेंट पढ़ो या लूसेंट घटना चक्र, मतलब घटना चक्र ऑब्जेक्टिव पढ़ो, जो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है उसको आप हाईलाइट करना, बाकी को कुछ मत करना। मतलब आपको ये पता चलेगा कि यार 4 विकल्प देखने के बाद मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को कर ही दूंगा किसी भी हाल में। आपको ये याद रखना कि 4 विकल्प भी आएंगे वहाँ, आपको लगा कि यार मैं किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को कर ही दूंगा, ये किसी केस में ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो आप उसको छोड़ देना। बाकी हाईलाइटर आते हैं मार्केट में, वो लाके जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसका आंसर टिक लगा दो, मतलब आंसर। और जब दोबारा आप उसको रिवीजन करोगे सिर्फ उसी आंसर वाले उसको आप चेक करना है। ठीक है, और 4 विकल्प आपको फिर डायरेक्टली मतलब जो मिलेंगे ऑप्शन में, वो फिर ठीक ठाक आप कर आओगे। तो हमारा तीसरा सेशन है बच्चों जियोग्राफी का, यानी भूगोल वाला जो सेशन है। हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें से हमें क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। अब इसके भी 2 सेशन है, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। और हाँ, इसमें विश्व इतिहास भी जो सिलेबस में दिया है, मुझे नहीं लग पा रहा कि वहां से क्वेश्चन आएगा। लेकिन आप एक काम करना, थोड़ा सा वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने थे, यूएनओ वगैरह, ये सब चीज़ें, और ब्रिटेन वुड सम्मेलन वगैरह जो हुआ था वो, और इसके अलावा जो कोल्ड वॉर है, शीत युद्ध जो है, इसके आसपास की चीज़ें देखे जाना। बहुत नहीं पढ़ना, मतलब वो यूरोप का पुनर्जागरण, ये फ्रांस का, ये आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता कि आएगा करके। अब एक क्वेश्चन आ गया तो किस्मत की बात है, बट आना नहीं चाहिए, वैसे इतना आयोग भी जानता है। ठीक है, भूगोल, ये 2 सेक्शन है इसके, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पढ़ के क्या क्या जाना चाहिए। एक तो आपका भारत का सामान्य परिचय पढ़ के जाना है। पहला क्या है, भारत का सामान्य परिचय। अब इसमें ये नहीं कि हम फालतू चीजें पढ़ें, एक क्वेश्चन यहां से आएगा इस टॉपिक से। ठीक है, इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखिए, जैसे भारत का अक्षांश विस्तार, भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, भारत के पड़ोसी देशों को छूने वाली जो, मतलब अपने पड़ोसी देशों का सीमा बनाने वाले राज्य, यानी एक जो सामान्य परिचय, जो पहला ही चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय लिखा होगा, यानी सामान्य परिचय के अंदर भौगोलिक परिचय कर दीजिए। ठीक है, ये आपको अच्छे से देख के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसमें आपको बंगाल की खाड़ी, अरबियन सी, भारत के राज्य, ये सब चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे, यानी अगर आप कुछ भी नहीं है, एक बार के लिए अगर आप सही से भारत के जो मैप है उसका जो प्राकृतिक मैप है, यानी प्राकृतिक वाला, यानी ठीक है, जो फिजिकल मैप जिसको बोलते हैं, उसको अगर आप स्टडी करके जाएं, और उस प्राकृतिक मैप अगर आपके पास होगा, उसी में आपको अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वत श्रेणियां दिख जाएंगी, यानी भारत का एक सामान्य परिचय। नॉर्मली अगर आपको ये पूछेगा तो आपको आना चाहिए, आपको एक ये देख के जाना है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या सीमाएं किसके साथ बनाती है, पड़ोसी देश कौन से हैं भारत में, जो बेसिकली अरबियन सी है, और ये जो बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे कौन से द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप वगैरह, इनकी राजधानी वगैरह तो आएगा नहीं क्वेश्चन। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक जो आपको यहाँ से देख के जाना चाहिए बच्चों, वो सीधे सीधे आता है भारत में जो एक प्रकार का अपवाह तंत्र है, यानी अपवाह तंत्र मतलब भारत की जो नदियां हैं, इससे क्वेश्चन बनता है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको अपवाह तंत्र से प्रश्न आना चाहिए। नदियां, उनका उद्गम स्थल और उनकी सहायक नदियां। ठीक है, यानी भारत में कौन सी नदियां हैं, उनका उद्गम स्थल कौन सा है, उनकी सहायक नदियां कौन सी है, ये देख के जाना। अपवाह तंत्र के अलावा तीसरा टॉपिक आपको जो देख के जाना है, भारत के पर्वत। ठीक है, भारत में पठार, और भारत में तीसरा क्या देखोगे, दर्रे, पास। इससे भी एक प्रश्न आने की पूरे चांसेस है, और ल्यूसेंट का भी अगर आप अध्ययन करके जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और कम से कम मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 5 से 10 बार आपको रिवीजन करना है एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, यानी भारत के पर्वत, पठार और दर्रे, तीसरा टॉपिक आपको ये कंप्लीट करके जाना है। अब ये सिलेबस में दिया है नहीं दिया मुझे इससे मतलब नहीं, मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि ये चीजें आपको पढ़ के जानी चाहिए। ठीक है,
जैसे ही आप इस टॉपिक को कवर करोगे आपको एक चीज और मिलेगी, और वो जो टॉपिक होगा वो भी अपने आप में क्या रहता है, हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट का मतलब हिमालय, यानी हिमालय की श्रेणियां, इसी में आ जाएगा वो, ठीक है, पर्वत पठार वाला हिमालय की श्रेणियां, यानी हिमालय पर्वत की जो श्रेणियां हैं, चाहे जो आपका ट्रांस हिमालय का हो या आपका बृहद हिमालय का हो, आपका मध्य लघु हिमालय हो, शिवालिक हिमालय हो, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, इसमें आपको क्या करना है, हिमालय की श्रेणियों में या जो भी पर्वत श्रेणी है इसका उत्तर से दक्षिण का क्रम, ये वाला, यानी आपको उसको लोकेशन को क्या करना है, ट्रेस करना है कि यार नॉर्थ से साउथ कौन सा पर्वत कहाँ पे आएगा, इस टाइप से इन चीजों को आपको देखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। पर्वत पठार और दर्रे में और हिमालय की श्रेणी, पूरा का पूरा अपने आप में एक सेशन क्या हो जाएगा, ठीक ठाक तरीके से बन जाएगा। जब आप नदियां वगैरह पढ़ते हैं तो उसके बाद एक टॉपिक आपको देखना है, भारत की मृदा यानी मिट्टी। अब इसमें आपको क्या देखनी है, मृदा में कौन सी मृदा कहाँ पर होती है, उसमें क्या फसल उत्पादन होता है, ठीक है। यानी जब बहुत नहीं पढ़ना है मृदा को, इसमें ये पाया जाता है, इसमें ये वो, उतना नहीं कि कौन सी मृदा किस जगह पे पाई जाती है और कौन सी मृदा में कौन सी फसल होती है। इसके साथ साथ आपको एक ही पढ़ना है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्राकृतिक वनस्पति। इसी के अंदर आपको एक वो मिलेगा क्या, भारत में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, भारत की वनस्पति मुख्यतः कौन सी प्रकार की है, भारत में कौन सी चीज कहाँ पर पाई जाती है, सबसे ज्यादा वन किस वो उसके पाए जाते हैं, यानी इसके अंदर आपको फॉरेस्ट की डिटेल मिलेगी, वन, ठीक है, वन और कौन से पेड़ कहाँ पर पाए जाते हैं ये देखना, एक चैप्टर मिलेगा आपको फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, साग कौन सा होता है, उष्णकटिबंधीय कौन से होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पतझड़ वन क्या होते हैं, सदाबहार वन क्या होते हैं, यानी प्राकृतिक वनस्पति के अंदर आप अगर भूगोल के भारत का पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ये सब चीजें पढ़ोगे तो आपको एक और चैप्टर पढ़ना है, भारत में प्रमुख राज्य जिस चीज का उत्पादन होता है, यानी नेक्स्ट टॉपिक 4 के बाद 5 हो गया, ठीक है। छठा टॉपिक आपको देखना है, इधर लिख दिया मैंने, ठीक है, प्रमुख फसल के उत्पादक राज्य, प्रमुख फसल के उत्पादक राज्य, यानी कौन सा फसल कहाँ पे होती है, उसका जो उत्पादक राज्य है, यानी सर्वाधिक कहाँ पर होता है, सबसे कम कहाँ होता है, ये कम तो नहीं पढ़ना है, सर्वाधिक। आपको जैसे ये पूछ दिया, भारत में सर्वाधिक तिलहन कहाँ होता है, भारत में सर्वाधिक दलहन कहाँ होता है, काजू की खेती कहाँ होती है, भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है, दालें कहाँ उगाई जाती है, और यहीं पर इन दोनों को एक साथ लिंक करके भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, कौन सा खनिज, खनिज उत्पादक राज्य और खनिज की प्रमुख खान है, उत्पादक राज्य प्लस खनिज की खान है, कौन सी खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यानी खनिज खान, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको, भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य कौन से हैं और कौन से खनिज किस राज्य में होता है, यानी खनिज होता है ना, जैसे ये कभी पूछता है कि खेतड़ी की खाने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं, छोटा नागपुर में क्या होता है, यानी आपको ये देखना है लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ है, मैग्नीशियम कहाँ है, टीन उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी प्रमुख कहाँ, मैंने ये सब नहीं कहा कि सब पढ़ के जाओ, आपको जैसे लोहा पढ़ना है, तांबा पढ़ना है, टिन पढ़ना है, मैग्नीज पढ़ना है, और इसके अलावा यूरेनियम अगर कहीं मिलता है साउथ इंडिया के, अगर मैग्नेसाइट अगर कहीं मिलता है, यानी ये चीज़ें देख के जानी है। और कुछ ऐसे खान हैं भारत में, जैसे कुछ पहाड़ियाँ हैं, बाबा बदून की पहाड़ियाँ हैं, इनमें क्या पाया जाता है, इस टाइप से कुछ प्रमुख खान होंगे, उसमें किस चीज़ का उत्पादन होता है वो हाईलाइट करके जाना, यूकेपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। नहीं, खनिज उत्पादक व राज्य व खनिज की जो प्रमुख खान है वहाँ से आपका भी क्या आता है, हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपका, भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, और ये कहां पर पढ़ोगे, ये पढ़ लोगे आप जहां पे नदियां पढ़ोगे, जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं, यानी जो ये जल विद्युत परियोजनाएं हैं इसमें किस नदी पे बनी है, कहां पर है ये, और जब आप नदियां पढ़ोगे ना उसमें सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं की कौन सी कहां है वो अपवाह तंत्र के साथ आप तैयार करना, मतलब जैसे आपने अपवाह तंत्र पढ़ा उसी में देखना कि कौन सा डैम कहां पर पाया जाता है और ये किस राज्य में है, ठीक है। और नदी विवाद वगैरह भी आपको यहीं पे देखना पड़ेगा कि भारत में जो नदी से संबंधित चीजें हैं वो विवादित जो है वो कहां पर है। इसके अलावा एक चैप्टर और है जलवायु, जहां से आपको भारत में मॉनसून के बारे में पढ़ना होगा,
जलवायु में कुछ नहीं, आपको क्या देखना है, भारत की जलवायु किस प्रकार की है, भारत में वर्षा किस चीज़ से होती है, इसके अलावा जो मानसून है उसका जो मतलब आगमन होता है कब महीने में होता है, लौटता कहाँ है, लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है, आते हुए मानसून से किन राज्यों में बारिश होती है, इसके अलावा जो ये क्या कहते हैं काल बैसाखी क्या है, और नॉर्वेस्टर जो हवाएं होती है जो वो होता है वो कहाँ कहा जाता है, चेरी ब्लाज्म जो है वो कहाँ पर होता है, ये सब चीज़ें देखनी है। यानी मानसून के अंदर देखना आप चेरी की खेती होती है, या काल बैसाखी क्या है, या ये सब नॉर्वेस्टर क्या है, ये सब चीज़ें देखनी है आपको, ठीक है। ये जलवायु वाला चैप्टर भी आपका लूसेंट से घटना चक्र से ठीक ठाक तरीके से आप लोग क्या करके जाना चाहिए। और जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना है ना, ये बहुउद्देशीय है, ठीक है, मल्टीपर्पज जो होती है, यानी एक से अधिक उद्देश्य अगर किसी जल विद्युत परियोजना के हैं तो वो आपको वहां पे देख के जाना है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन है, आप कई बच्चे अभी भी ये पढ़ते हैं ये शहर किस नदी के किनारे, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते बच्चों, ठीक है। पहले आया करते थे सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला शहर, सबसे ज़्यादा घनत्व वाला शहर, इन सब के बीच एक टॉपिक आएगा जनसंख्या। इसको ज़्यादा फोकस इस बार नहीं करना है। अगर आपको जनसंख्या में फोकस करना होगा तो उत्तराखंड की जनसंख्या पे फोकस करना, जो क्योंकि आंकड़ा 2011 का ही है, नया आंकड़ा आने वाला है, तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको। एक साक्षरता दर चाहे उत्तराखंड की हो या कुछ, दूसरा सेक्स रेशियो जो ये अपने आप में लिंगानुपात है वो, और सबसे ज्यादा साक्षरता के हिसाब से, और कुछ इसे, और सबसे ज्यादा जनघनत्व, इन 3-4 की पॉइंट, एक जनघनत्व, साक्षरता और सेक्स रेशियो, और इसके अलावा शिशु मृत्यु दर वगैरह, ये जो है इन इस टाइप की चीजें पढ़नी, बाकी फालतू नहीं पढ़ना है, ठीक है। 3-4-4-5 की पॉइंट जो होंगे जनसंख्या से पढ़ लेना, चाहे 2011 की हो, बहुत खाली स्टेट के नाम और उसके डेटा याद नहीं करने हैं कि यहाँ इसका है। इसके अलावा जैसे आप लोग एग्रीकल्चर वाला एक चैप्टर है, ठीक है, एग्रीकल्चर में आपको क्या देखना है, कृषि में ये हरित क्रांति वगैरह, कृषि वो एक तो सुना होगा ना आपने, जैसे ये क्या कहते हैं नीली क्रांति का संबंध किससे है, और इसके अलावा जो आपका आता है रेशम कीट उत्पादन वाला सुना होगा आपने। यानी कृषि के अंदर विभिन्न क्रांतियां देखना हो कि नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, ये क्रांति, वो क्रांति, जो क्रांति होती है कौन सी क्रांति का संबंध किस चीज के उत्पादन से है, वो आपको एग्रीकल्चर वाले में देख के जाना है। और यहाँ पर देखना है एक नकदी फसलों के नाम क्या होते हैं, कौन कौन सी फसल नकदी फसल है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नकदी फसल कौन सी है, इसको आपको पता होना चाहिए। और हरित क्रांति तो आपका स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इन दोनों से क्वेश्चन पूछता है, चाहे इसका मतलब भारत में इसका जनक किसको कहा गया, या किस चीज से कहाँ पे इसका लिंक होता है, ये दोनों टॉपिक श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, ये दोनों देख के ही आपको क्या करना है, पेपर में जाना है। इसके अलावा जैसे आपने नकदी फसलें पढ़ी, अगर चाहें तो आप तिलहन दलहन तो आप पढ़ेंगे ही, कहाँ उत्पादन हुआ है, क्या हुआ है, नकदी फसल आपको अच्छे से क्या करके जाना है, ध्यान में रख के जाना है। कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन क्या पूछता है, भारत के अनुसंधान केंद्र, यानी भारत में जो रिसर्च सेंटर है, ल्यूसेंट में मिलेगा आपको, जैसे आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये अनुसंधान, भारत के अनुसंधान केंद्र, ये थोड़ा सा देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर ये चीज पाई जाती है, कौन सा ये अनुसंधान कहाँ पर होता है, ये आपको अच्छे से क्या करके जाना है, देख के जाना है, भारत के अनुसंधान केंद्र वगैरह ये। अब परिवहन वगैरह से क्वेश्चन आना वगैरह बहुत रेयर चांसेज है कि परिवहन से क्वेश्चन आएगा। इतना अगर आप भारत के भूगोल में देख के जाओगे तो आपके लिए ये चीजें एग्जामिनेशन हॉल पे मान के चलिए कि लगभग यहीं से कहीं क्वेश्चन होगा, इससे बाहर से क्वेश्चन आएगा ये कम चांसेज है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर आप ये सब चीजें तैयार करके जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही आता है, कुछ चीज़ें तो आपके ऑलरेडी भी होंगे ना तैयार, जो आप ऑलरेडी जिस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, या जो आपका नॉलेज है, जो आप ऑलरेडी अपने आप में उसको समाहित किए हुए हैं, या आपकी आत्मा में वो ऑलरेडी घुस चुका है, वो ज्ञान भी तो है ना। इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं वो ऑलरेडी आपको पता होंगी, और वैसे है भी नहीं इसके अलावा कुछ इस टाइप की चीज़ें ना। कई बच्चे अभी भी पढ़ते हैं कि ये नदी, जैसे इस नदी के किनारे बसे शहर कौन से हैं, और कई लोग ये पढ़ते हैं कि इस देश की मुद्रा का नाम क्या है, इस देश के झंडे में ही, कहाँ के झंडे में ही चिन्ह बना है, इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं आते, ठीक है, वो स्कोप चला गया। अब इसी के साथ दूसरा जो सेशन आता है वो आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, विश्व भूगोल का, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। यहाँ पर से एक चैप्टर आपको पढ़ना है सौरमंडल, सौरमंडल, ठीक है। सौरमंडल में आपको क्वेश्चन आएगा, ये कम चांसेस हैं, ये बहुत रेयर चांसेस है, लेकिन सौरमंडल वाले में एक वहां से क्वेश्चन आता है जहां से आपका, हाँ, अक्षांश देशांतर तो पढ़ के ही जाना है, ठीक है, वो अक्षांश देशांतर पढ़ के जाना, अक्षांश और देशांतर। ये ऐसा नहीं कि कौन सा देश किस देशांतर अक्षांश पे है, ऐसा नहीं पढ़ना है। अक्षांश देशांतर का मतलब क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सौरमंडल बहुत ज्यादा नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा आपका। इस अक्षांश देशांतर में तीनों लाइन की स्टडी अच्छे से करके जाना। कर्क रेखा में पढ़ने वाले देश, मकर रेखा में पढ़ने वाले देश, और भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री
में पड़ने वाले देश, भूमध्य रेखा, इनकी स्टडी अच्छे से करके जाना है, ठीक है। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा की स्टडी आपको अच्छे से करके जानी है अक्षांश और देशांतर में, ठीक है, विषुवत रेखा वाला। इसके अलावा आप सीधे अगर आप चट्टान पढ़ सकते हैं, यानी जो 3 प्रकार की होती हैं, अवसादी, आग्नेय और क्या कायांतरित चट्टानें, ठीक है। चट्टानों के बारे में आपको पढ़ना होगा, अवसादी कौन सी चट्टान होती है, आग्नेय कौन सी होती है और कायांतरित या रूपांतरित, इसके एग्जाम्पल पूछता है, इनमें से कौन सा एक कायांतरित चट्टान है, कौन सा एक रूपांतरित चट्टान है। इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इस चट्टान वाले चैप्टर से आप लोग पढ़ लेंगे। बाकी भूकंप, ज्वालामुखी, इतना स्कोप नहीं है आपके पेपर में क्वेश्चन आए, क्योंकि आपसे भूकंप के बारे में क्वेश्चन पूछता भी तो क्या है, किसमें इसका स्टडी की जाती है, भूकंप की किरणों का, या भूकंप जहां से उत्पन्न होता है, फोकस क्या होता है, इस टाइप के एपिसेंटर क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो भूकंप, ज्वालामुखी, इनसे जो क्वेश्चन है वो कम क्वेश्चन आते हैं पेपर में वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधे विश्व के मैप की ओर आना है। मैप, विश्व का मैप देखना। मैप में आप लोग क्या करोगे, विश्व में प्रमुख पर्वत श्रेणियां कहां कहां पर है, ठीक है। इसी मैप के अंदर आप क्या कर लोगे, देखना, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने मैप खोला, मैप खोलते ही आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप खोला, या आप जहां से भी पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख, आप लोग मैप, अगर देखो कई बच्चे मैप नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक तो प्रमुख पर्वत श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां, ये इंपोर्टेंट रहता है विश्व में, ठीक है। जैसे आपको पूछ दिया रॉकी पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत श्रेणी, आप अगर एग्जैक्ट वैसे नहीं है मैप आपका, किताब से रट पाते तो ठीक है, वरना अगर उस चीज को मैप में भी अगर आप ट्रेस कर पाए, बहुत टाइम 80 डेज लगभग बचे हैं पटवारी एग्जाम तक, तब भी आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रमुख झील है आपकी, झील, ठीक है। इसमें भी स्पेशली जो है ग्रेट लेक, जो अमेरिका यूएसए में पाई जाती हैं वो, ठीक है। जो आपका ये फॉर्मूला भी बताया था मैंने, होम्स, इससे निकलती हैं ग्रेट लेक। ये 5 झीलों को, होम्स को जो बोला जाता है, ग्रेट लेक बोला जाता है। ये कौन कौन सी है, ह्यूरॉन है, ओंटारियो है, मिशिगन है, इरी है और सुपीरियर है, ठीक है। ये 5 की 5 झील हैं, ये कहाँ पर हैं ये देख के जाना, ये मैप में, ठीक है। इसके साथ प्रमुख जल संधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जल संधियां। अब आप ये नहीं पढ़ोगे कि जल संधि कहाँ, आपको ये पढ़ना है कि कौन सी जल संधि किसको पृथक करती है। इस पर लूसेंट में मिल जाएगा आपको ये ऑब्जेक्टिव में, यानी कौन सी जल संधि किसको पृथक करती है, कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है, ये यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, जोड़ने वाली विश्व भूगोल के अंदर। साथ ही साथ अगर आप मैप के अलावा देखोगे, विश्व की जलधाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व की जलधाराएं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा विश्व में प्रमुख उष्ण और शीतोष्ण घास के मैदान, विश्व के प्रमुख उष्ण प्लस शीतोष्ण घास के मैदान, जैसे पेरी घास के मैदान है ना, सवाना घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। और इसके अलावा विश्व में नदियां, जैसे नाइल नदी, नील नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, ठीक है। इसके अलावा अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, यानी प्रमुख नदियां। और यूरोप की नदियां जो हैं, चाहे उसमें जो मतलब कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियां, ये इस प्रकार की कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, इस लिख लेना, ठीक है। काला सागर में गिरने वाली नदियां, काला सागर। और यूरोप की 2-3 नदियां, जैसे डेन्यूब है क्या है, तो ठीक है, इसमें यूरोप की प्रमुख नदियां भी आपको क्या करना है, साइड में लिखना है। यानी यूरोप में जो प्रमुख नदियां कहाँ गिरती हैं, इतना नहीं देखना आपको पूरा, यूरोप की प्रमुख नदियां जहां गिरती हैं, यानी यूरोप की प्रमुख नदियां किस जगह पे गिरती हैं, किस काला सागर में गिरती है, महासागर में गिरती है, इस चीज को आपको विश्व की नदियों में देखना है। यानी अगर आप विश्व की नदियां पढ़ोगे तो स्पेशली इसमें ये चीज पढ़ना कि वो नदियां आखिर गिर कहाँ रही है, प्रशांत महासागर में गिर रही, किसी झील में गिर रही, किसी सागर में गिर रही, कहाँ पर गिर रही है, इस टाइप की चीजें आपको विश्व में क्या करना पड़ेगा, जो मतलब आपका नदी से संबंधित चीजें वहां से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा देखना आपको जो अगला क्वेश्चन है, एक मैप से आता है मरुस्थल, चाहे वो भारत के मरुस्थल हो या विश्व के, जैसे गोबी का मरुस्थल पूछ देता है, कभी सहारा का मरुस्थल पूछ देता है, कभी एटागोनिया क्या है जो भी है, अब इतना ध्यान नहीं रहता, तो मरुस्थल वगैरह भी आपको क्या करने देखने कि डेजर्ट, कौन सा डेजर्ट कहाँ पर विश्व में पाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी एक टॉपिक रहता है, लेकिन अब नहीं पूछता वो इतना, मतलब बहुत कम स्कोप है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जैसे 49 डिग्री किस देश के बीच है, जर्मनी में 2-4 है, इतना नहीं पूछेगा आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आप लोग पढ़ के जाओ। साथ ही साथ आप एक विश्व के जल नगर वगैरह कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसके अंदर एक चैप्टर आप देख लेना, ज्वार भाटा वाला, ज्वार कब आता है और भाटा कब आता है, ठीक है, ज्वार भाटा, ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि ज्वार कब उत्पन्न होते हैं, भाटा कब उत्पन्न होते हैं, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा देखो, आप ये सब चीजें करोगे तो विश्व भूगोल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विश्व में जो चक्रवात है ना बच्चों, चक्रवात, तूफान,
वो किस महासागर में उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे कैस्पियन सागर में उसको क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर में क्या कहते हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, यानी जो चक्रवात के नाम हैं ऐसे, ठीक है, चक्रवातों के महासागर में नाम, विभिन्न महासागर में क्या नाम है, विभिन्न महासागर में क्या नाम है, आपको ये भी देख के जाना है, ठीक है। यानी किस चक्रवात को क्या नाम से जाना जाता है, इसको विभिन्न महासागरों में क्या नाम है इसके, ये आपको क्या करके जाना है, यहाँ पर देख के जाना है, ये इंपॉर्टेंट अपने आप पर रहता है, ठीक है। इसके बाद जो आपकी अलग चीजें हैं, कोई भाषा नहीं पढ़नी, आपकी परिवहन नहीं पढ़ने, पत्तन या बंदरगाह देख के जाना है, एक थोड़ा सा प्रमुख पत्तन, सब मत देखना, प्रमुख पत्तन, ठीक है। आएगा नहीं क्वेश्चन वैसे, इससे बहुत कम चांसेस हैं, क्या फिर भी ये है ना, क्यों रिस्क लेना है, एक आध पत्तन वगैरह देख के जाना, स्पेशली जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, या आपका वैसे छोड़ दो, पत्तन बंदरगाह नहीं आता, इतना इतना स्कोप ही नहीं है पेपर में, कहाँ से पूछेगा इतना, ठीक है। पत्तन बंदरगाह आप लोग स्किप कर सकते हैं, इसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद लास्ट की कुछ चीजें हैं, एक चीज आपको क्या ध्यान में रखना, जैसे चक्रवातों के नाम आपको पता चल गई किसको क्या कहते हैं। एक आप लोग यहाँ पे एक चीज, जैसे मैंने जलडमरू मध्य भी बताया ना, अभी आपको जो वो लिखा होगा उसमें, क्या जलडमरू मध्य का मतलब होता है जो जल संधियां होती हैं कि कौन सी कहाँ पे कही जाती है। इसके अलावा जो विश्व भूगोल का जो पोर्शन है बच्चों, आपको जितना मैंने बताया, अगर आप इसको सही तरीके से करके जाते हैं, मतलब एक वे होता है इसको करने का कि यार हाँ सर ने ये बता रखा है, ये टॉपिक हमारे, अब ऐसा नहीं कि इसी से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से भी आ सकता है, बट चांसेस रहते हैं विश्व भूगोल में जितना मैंने आपको बता रखा है, अगर आपने ये चीज़ें कर ली और सही से एग्जामिनेशन हॉल तक इस चीज़ को 5-7 बार आपने रिवीजन कर लिया, तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस वैसे ही बढ़ा रहेगा कि यार हम चीज़ों को कर सकते हैं, इजीली हम चीज़ों को डील कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल पे जाते जाते देखना, आप जब बैठोगे आपको लगेगा कि यार मैं घर से तैयारी करके आया हूँ, पढ़ के आया हूँ, तो आपका एग्जाम भी क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा भूगोल वाला, विश्व का भूगोल, और अपने आप में मैंने 3 टॉपिक आपको बता दिए, हिस्ट्री, पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी। इसके बाद लास्ट जो सेशन बचता है आपका वो इकोनॉमिक्स का बचता है, यानी अर्थशास्त्र में आपको कौन कौन से टॉपिक देख के जाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप 35 नंबर की भी अगर जीएस आती है, 30 से 35 के बीच, एक कंफर्ट जोन पे पहुंच सकते हैं इतना करने के बाद, ठीक है। होपफुली ये जो चीजें हैं आपकी समझ आई होंगी, आप लोग इस पर काम करिएगा, 10 नवंबर तक का आपका टारगेट है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में।